हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था पार्ट वन, पार्ट सेकंड। ठीक है दोस्तों, पार्ट वन पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा नीचे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी पार्ट थ्री। ठीक है, पार्ट थ्री के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दोस्तों मिस्टर रामनाथ कोविंद। ओके, वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति यहाँ के इंडिया के? कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है दोस्तों, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी पार्ट थ्री के अंतर्गत हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन। अंडर चैप्टर फर्स्ट, द एग्जीक्यूटिव लिस्ट आउट द क्वालिफिकेशन, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अध्याय 1 के तहत हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जो संविधान का भाग 5 है, भारत की राष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव, महाभियोग के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ state of the Republic of India. The President is the formal head of the executive, legislature and judiciary of India and is also the commander-in-chief of the Indian Armed Force. तो दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, भारत के गणराज्य या भारत गणराज्य का राज्य प्रमुख होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं हमारे इंडिया यानी कि भारत का सर्वोच्च पद क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत के कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी जो कार्यपालिका है मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और जो हमारी विधायिका है लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, जो हमारी न्यायपालिका है, इनके औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। और हमारी जो तीनों फोर्सेज हैं या कहें इंडियन आर्म फोर्स है, उसका जो कमांडर इन चीफ भी होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ऑल्दो आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज और हर पावर्स डायरेक्टली और बाय सबऑर्डिनेट ऑथोरिटी विथ फ्यू एक्सेप्शंस, all of the executive authority vested in the president are in practice exercised by the council of minister. हालांकि अनुच्छेद जो 53 है दोस्तों, उसके अंतर्गत कहा गया है राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग सीधे या अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा करते हैं। ठीक है, कुछ अपवादों के साथ राष्ट्रपति में निहित सभी कार्यकारी अधिकार मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपने जो शक्ति का प्रयोग है वो कैसे कर सकता है? सीधे कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कुछ कार्य क्या होते हैं सीधे राष्ट्रपति खुद से नहीं कर सकता, वहाँ पर मंत्रिमंडल वो कार्य को मंत्रिमंडल द्वारा उसे किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई कानून बनाना है देश के लिए, पहले मंत्रिमंडल उसका काम करेगा, वहाँ पर सीधे प्रेसिडेंट कोई कानून नहीं बना सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स के अंतर्गत दोस्तों आपको पता है पार्ट फिफ्थ संघ, यूनियन, चैप्टर फर्स्ट द एग्जीक्यूटिव, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
आइए पढ़ते हैं इसके अंतर्गत आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो पार्ट फिफ्थ है हमारे यूनियन संघ का। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक है, संविधान के भाग 5 की में हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक, आज हम पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शुरू करते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है दोस्तों? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत कहा गया है? आर्टिकल 52 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। ठीक है दोस्तों, जो आर्टिकल 53 वो क्या कहता है? संघ का विशिष्ट शक्ति के बारे में बताता है। संघ की क्या क्या शक्ति है उनके बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, और उनके द्वारा इस संविधान के अनुसार सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो हमारी संघ की कार्यकारी शक्ति है किसके हाथ में होगी? राष्ट्रपति के हाथ में। वो या तो इससे सीधे, ठीक है, बाय हिमसेल्फ एंड किसके द्वारा? अपने अधिकारी द्वारा इसे प्रयोग में लाएगा। ठीक है, विदाउट प्रीजस्टिस टू द जनरली ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्साइज thereof shall be regulated by law। पूर्वगामी प्रावधान की व्याप्तता के पक्षपात के बिना संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और इसके लिए कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का कोई पक्षपात यहाँ पे नहीं होगा। बिना पक्षपात के संघ के जो रक्षा बल हैं उसकी कमान किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में होती है, जितने यहाँ के क्या हैं? रक्षा बल हैं। ठीक है, आर्म फोर्सेस हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत क्या नहीं होगा? नथिंग इज दिस आर्टिकल। ठीक है, क्या नहीं होने वाला इसके आर्टिकल के अंतर्गत? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 53 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, बी डीम टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एंड फंक्शंस confirmed by any exciting law on the government of any state or other authority। और बी पॉइंट क्या है दोस्तों? प्रिवेंट पार्लियामेंट फॉर कन्फरिंग बाय लॉ फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट। इसके अंतर्गत क्या नहीं होगा? राष्ट्रपति को किसी भी राज्य या अन्य प्राधिकरण की सरकार पर किसी भी मौजूदा कानून द्वारा प्रदान किए गए कार्यों को स्थानांतरित करने के लिए समझा जाएगा। ठीक है, और क्या नहीं होगा? संसद को राष्ट्रपति के अलावा अन्य अधिकारियों पर कानून के कार्यों से बचाव करने से यह रोकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर। आर्टिकल 54 दोस्तों, आर्टिकल 54 बात करते हैं यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव होता कैसे है ना? आइए बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के, जिसकी चर्चा की गई है हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 54 में। ठीक है, अनुच्छेद 54 में क्या कहता है? अनुच्छेद 54 आइए पढ़ते हैं पहला पॉइंट। एज फार एज प्रैक्टिकेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मली इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे? फॉर द प्रपोज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मली एमंग द स्टेट्स इंटर as well as partially between the state as a whole and the union, the number of votes which each elected member of parliament and of the legislative assembly of each state is entitled to cast at
such elections shall be determined in the following manner. राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, जिसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे। ए, जैसा कि लिखा गया है आपकी स्क्रीन पे, पहला कौन कौन सा होगा दोस्तों, ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और बी क्या होगा इसमें, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही एक सी पॉइंट में दोस्तों वो क्या है, वो है ईच इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, कौन होंगे दोस्तों इसके अंतर्गत, केंद्र शासित, और जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी हैं, उनकी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो होंगे। आइए बात करते हैं विस्तार से एक बार फिर से। ठीक है, फॉलोइंग मैनर के बाद, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly. ठीक है, if after taking the set multiples of 1000 the remainder is not less than 500, then the vote of each member referred to in sub clause shall be further increased by 1. तो दोस्तों होता क्या है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बल्कि एक इसका चुनाव किससे होता है, निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। अब बात आती है कि भाई निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। अगर निर्वाचन मंडल इसका चुनाव कर रहा है, कोई ना कोई लोग तो शामिल होते होंगे, तो कौन कौन लोग शामिल होते हैं इसमें, तो पहला है संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और कौन होंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो तीसरा है केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों विधायकों के द्विसदनीय विधायकों के मामलों में के सदस्य निर्वाचित व मनोनीत, और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ठीक है दोस्तों, जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। उस स्थिति में जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। ठीक है, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में हो, संविधान इसका प्रावधान करता है। साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य की समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार होगी, आपको पॉइंट नंबर ए एंड बी मैंने अभी बताया, वो क्या कहता है, आइए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक विधायक के मत का मूल्य होगा, ठीक है, एक विधायक के मत का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, जो राज्य की कुल जनसंख्या है, ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, वहाँ से कुल सदस्य जितने निर्वाचित हुए हैं, राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। ठीक है, ठीक है दोस्तों, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। इसका बी पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, बी पॉइंट जो इसका कहता है दोस्तों, यदि यह जो गुणनफल है इसको 1000 लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड क में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का मत एक और बढ़ जाएगा। क्या है, जो हमारा ए पॉइंट में जो दिया गया है, अगर उसमें क्या होगा, गुणनफल 1000 लेने के बाद 500 से कम है, शेष जो है उसका 500 से अगर कम होगा, ठीक है, क्वेश्चन होगा अगर 500 से कम होगा, रिमाइंडर 500 से कम होगा तो क्या होगा, एक जो ए में लिखा गया है उसमें क्या होगा, प्रत्येक सदस्य में एक मत और बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं सी पॉइंट क्या कहता है।
Each elected member of either house of parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the member of the legislative assemblies of the state under sub clauses A and B by the total number of the elected member of both house of parliament, fractions exceeding one half being counted as one and another fraction be डिसएग्रीड। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास, जो अभी हमने क और ख के तहत, जो हमने क और ख ए और बी जो पॉइंट पढ़े थे, इनके तहत राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को सौंपे गए मतों की कुल संख्या को विभाजित करके प्राप्त होने वाले वोटों की संख्या होगी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से एक एक और अन्य अंशों की अवहेलना होने पर गिने जाने वाले अंशों को आधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हाफ कर दिया जाता है। वन हाफ बीइंग काउंटेड एज वन एंड अदर फ्रैक्शंस बीइंग डिसकार्डेड। ठीक है दोस्तों, क्या होगा अगर जितने सदन हैं, दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य के पास जो ए और बी सेक्शन के तहत राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को सौंपे गए मतों की कुल संख्या को विभाजित करके प्राप्त होने वाली वोटों की संख्या होगी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से एक एक और अन्य अंशों की अवहेलना होने पर गिने जाने वाले अंशों को क्या कर दिया जाएगा? आधा कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल transferable vote and voting as such election shall be secret ballot। ठीक है दोस्तों, जो अगला पॉइंट है ये क्या है? अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। कैसे होता है? गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का एक निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाली कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। अगर हमने निश्चित मतों का भाग निकालना है दोस्तों तो क्या करेंगे? कुल वैध मत, ठीक है, अपॉन 1+1, ठीक है, फिर +1 करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम? कुल वैध मतों को, ठीक है, कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवार वो कौन कौन से होंगे? यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है कि संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में से एक जोड़कर जो प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य होते हैं सभी को एक मतपत्र दिया जाता है। ठीक है, मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम अंकित करना होता है। जैसे मान लो 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए उठे हैं, तो वहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचन मंडल होगा, उनको क्या क्या दिया जाएगा? एक एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, मतपत्र दिया जाएगा। वो अपनी चॉइस के अनुसार वहाँ पे 1 2 3 4 जिसकी जो चॉइस है प्रेफरेंस के अनुसार वहाँ पे प्रेफरेंस देंगे। जैसे 4 उम्मीदवार हैं तो वहाँ के जो निर्वाचक सदस्य हैं उन्हें कोई पहले नंबर में अपना लगेगा तो उसको पहले नंबर में, चारों में से जब उनको पहला लगेगा कि हाँ ये ज़्यादा सक्रिय है राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, ज़्यादा काबिल हैं, तो उनको पहला नंबर देगा। इसी प्रकार क्या देंगे? वो अपनी अपनी चॉइस के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर देंगे। ठीक है, जितने भी निर्वाचन मंडल के सदस्य होंगे अपने अपने अनुसार वो क्या देंगे? वहाँ पे वोटिंग करेंगे। ठीक है, वोटिंग क्या 1 2 3 के अनुसार उसको वरीयता क्रम में अपने अनुसार उसको क्रम देंगे। ठीक है, इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि से दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। जितने भी उम्मीदवार होंगे, ये तो एग्जाम्पल है 1 2 3 4, अगर 4 हैं, मान लो 2 है तो 1 2 1 2 करके जो उनका प्रेफरेंस होगा उस हिसाब से वो देंगे। ठीक है, अगर 5 उम्मीदवार उठे हैं तो 1 2 3 4 5 अपने अपने अनुसार वो उसको सेलेक्ट करेंगे, वरीयता देंगे। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। ठीक है, यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवार के प्रथम वरीयता के मतों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता।
ठीक है, क्या होता है समझ आ गया दोस्तों क्या होता है? ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें एक एक्सप्लेनेशन है इसी आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 54 का। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन है? इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन, ठीक है, एक पॉपुलेशन वर्ड आया था, मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained as the last preceding census of which the relevant figures have been published। क्या होगा इस लेख में? अभिव्यक्ति जनसंख्या का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? अभिव्यक्ति जनसंख्या का अर्थ क्या है यहाँ पे? वो अर्थ है पिछली आबादी की जनगणना में बताई गई जनसंख्या जिसमें प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। आगे क्या कहता है दोस्तों? प्रोवाइडिंग दैट द रेफरेंसेस in this explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published be considered as a reference of the 1971 census। बशर्ते कि इस स्पष्टीकरण के संदर्भ में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के लिए प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, जब तक कि वर्ष 2000 के बाद पहली जनगणना के लिए प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। ठीक है, 2000 के बाद पहली जनगणना के लिए प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। 1971 की जनगणना के संदर्भ में यह रूप माना गया है। किसके अंतर्गत माना गया है? 1971 की जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात, कैसे निर्वाचन राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति चुनाव में संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी विवाद होंगे सबके फैसले कहाँ पे होंगे? उच्चतम न्यायालय में होंगे तथा उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। ठीक है, हो सकता है निर्वाचन मंडल के कोई सदस्य वहाँ पर रिक्त होंगे, लेकिन वहाँ पर इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती कि यहाँ पर क्या है, निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की थी तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया था, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव किया था। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना। देखो दोस्तों, कुछ लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, इसका विरोध किया था कि भाई अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं कराओ, प्रत्यक्ष चुनाव कराओ। ठीक है, उनका कहना था कि अप्रत्यक्ष चुनाव कराओगे तो ये अलोकतांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान निर्माताओं द्वारा इसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो क्यों रखा गया था, इसके कारण थे, किन कारण इन्हें चुना गया था। पहला कारण तो यह था दोस्तों, राष्ट्रपति का जो अप्रत्यक्ष चुनाव है संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। एक अव्यवस्था होती यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता और उसे वास्तविक शक्तियाँ न दी जाती। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्यकारी होता है संसद के प्रति, वो क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है। यहाँ पर तो केवल राष्ट्रपति प्रतीक के रूप में है ना, राष्ट्रपति तो यहाँ पर राष्ट्रपति के बाद पूरा कैबिनेट के जितने भी निर्णय हैं बन के जा रहे हैं, राष्ट्रपति वहाँ पर अपनी मोहर लगा रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति के हाथ में कोई भी शक्ति यहाँ पे निहित नहीं है, यहाँ पर पूरी शक्तियाँ कैबिनेट के हाथ में और प्रधानमंत्री के हाथ में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम उसका प्रत्यक्ष चुनाव करते भी हैं तो इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों? यहाँ पर तो वो राष्ट्रपति क्या कर पाएगा, कोई निर्णय ले नहीं पाएगा, खाली उस चुनाव को करा के भी क्या फ़ायदा है ना, जबकि यहाँ पर पूरे काम मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, ये भी इसका कारण था। सेकंड जो कारण था दोस्तों, एक विस्तृत निर्वाचक गुण को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला भी तथा समय और ऊर्जा का उपयोग होता था। यह देखते हुए कि वह एक प्रतीकात्मक प्रमुख है, ऐसा संभव नहीं था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी क्योंकि संसद में केवल एक दल का बहुमत होता है जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा जो ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, उसमें से कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा भाई राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके अनुसार कर लीजिए।
तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि जिस पार्टी की वहाँ पे क्या होगी, बहुमत की सरकार होगी, जो पार्टी बहुमती होगी वो उसी का राष्ट्रपति बनाएगा। तो क्या करेगा वो, क्या पूरे देश को वो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा ना। तो इसलिए भी क्या हुआ, जैसे अभी मोदी सरकार है वहाँ पे, अगर मोदी कैबिनेट के अनुसार वहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता, ठीक है, तो वहाँ पर पूर्ण बहुमत में सरकार है, तो मोदी सरकार का ही कोई कोई वहाँ पर क्या बन जाता, प्रेसिडेंट बन जाता। क्या वो पूरे देश में सबकी भावनाओं को समझ पाता, नहीं समझ पाता ना। इसलिए क्या हुआ, वहाँ पे ये सुझाव दिया गया कि अगर अगर वहाँ पे पूर्ण लोकसभा और राज्यसभा से चुने जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति, तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इसलिए क्या हुआ, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष कराया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में यह कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग गलत है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग दो या अधिक स्थान भरने में होता है। राष्ट्रपति के मामले में केवल पद एक ही है, बेहतर होता कि इससे प्राथमिक तथा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता। इसी प्रकार एकल संक्रमणीय मत के अर्थ की इस आधार पर आलोचना की गई है कि किसी भी मतदाता का मत एकल न होकर बहुसंख्यक होता है। ठीक है दोस्तों, हमने चर्चा की दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे ही कुछ अन्य आर्टिकल्स के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। गुड बाय, नमस्कार।